नमस्कार रीडर्स, सारांश बुक ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज की किताब का नाम है अक्टूबर जंक्शन। आज हम देखेंगे इसका रिव्यू और सारांश। आइए तो देखते हैं इसके रिव्यू में क्या है। जंक्शन वह जगह जहाँ अलग अलग पटरियों पर दौड़ने वाली ट्रेन मिलती है। यहाँ थोड़ी देर रुककर फिर अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर निकल पड़ती है, यानी कि मिलती है और बिछड़ती है। इसी तरह किताब के नायक और नायिका अक्टूबर की 10 तारीख को सिर्फ एक दिन के लिए मिलते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं। यह सिलसिला उनका 2010 से चालू होकर 2018 तक चलता रहता है। अब 2018 तक ही क्यों चलता है, इसका जवाब पाने के लिए आपको यह किताब पढ़नी होगी। कहानी पढ़ने के बाद सचमुच यह आपके दिलो दिमाग पर छप जाती है। कहानी के किरदार याद हो जाते हैं। बहुत देर तक हम उनके बारे में ही सोचते रहते हैं। लगता है जैसे कहीं यह पात्र हमारे आसपास तो नहीं। किताब जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको इसे नीचे रखने की इच्छा ही नहीं होगी। हमने तो यह किताब एक ही सिटिंग में पढ़ ली। अगर आप एक ही तरह की किताबें पढ़कर बोर हो चुके हैं तो यह किताब पढ़कर आप फ्रेश फील कर सकते हैं। लेखक ने बीच बीच में खुद को उजागर भी किया है और अपने विचार भी रखे हैं। आजकल में प्रचलित स्टार्टअप और जल्दी रिटायर होने वाले विचारों पर भी भरसक लिखा गया है, क्योंकि कहानी का नायक इसी विचार से प्रेरित है। यह भी एक बात है कि अगर जल्दी रिटायर हो गए तो करेंगे क्या, इसके भी जवाब आपको शायद किताब में मिल सकते हैं। कहानी का नायक एक स्टार्टअप से जुड़ा होता है और नायिका एक उभरती हुई लेखिका है, इसलिए इन दोनों क्षेत्रों से संबंधित कंपनियों और लेखकों के असली नाम किताब में इस्तेमाल किए गए हैं। इसीलिए किताब के यह पात्र असली है या नकली, इसका संभ्रम होता है। जब किताब का नायक सुदीप सेलिब्रिटी रहता है तो चित्रा दुनिया के लिए अनजान रहती है। जब चित्रा सेलिब्रिटी बनती है तो सुदीप दुनिया की नज़रों से ओझल हो जाता है। दुनिया ऐसे ही चलती है, सब लोग सिर्फ सफलता के पीछे ही दौड़ते हैं। और हाँ, यह एक प्रेम कहानी भी नहीं है, क्योंकि नायक और नायिका एक दूसरे से प्रेम भी नहीं करते। फिर ऐसा क्या है इन दोनों के बीच में जो यह कहानी हमें इतना प्रभावित करती है। इसके लिए आपको यह किताब पढ़नी होगी। हमने तो पढ़ ली है। इस अप्रतिम किताब के लेखक है दिव्य प्रकाश दुबे, प्रकाशक है हिंदी युग्म, पृष्ठ संख्या है 114, उपलब्ध है अमेज़ॉन और किंडल पर। आइए इसी के साथ जानते हैं इसका सारांश। उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं नेशनल और इंटरनेशनल बुक रिव्यूज़ और समरीज़ हिंदी में। तो जुड़े रहिए सारांश बुक ब्लॉग के साथ। सारांश। चित्रा एक 25-26 साल की तलाकशुदा लड़की है। उसे तलाक के बाद अपने पति से कुछ रकम मिली, जिससे उसका कुछ सालों तक गुजारा हो जाएगा। आगे की जिंदगी के लिए वह लेखिका बनना चाहती है। उसका जन्म स्थान भोपाल है और कर्मभूमि दिल्ली। कहानी की तलाश में वह बनारस आती है। सुदीप एक प्रसिद्ध पैसे वाला बिजनेसमैन है। उसके व्यवसाय में कुछ परेशानियां चल रही है, इसके कारण वह डिप्रेशन में है। इसलिए उसका डॉक्टर उसे सलाह देता है कि वह कुछ दिनों के गैप ले ले, जिससे उसकी तबीयत में सुधार आ जाए। वह अपने दोस्त की शादी के लिए और तबीयत में सुधार के लिए बनारस आता है। बनारस शहर के एक कैफ़े में वहाँ का वेटर इन दोनों को एक ही टेबल पर बिठा देता है, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ है। यहीं से इन दोनों की कहानी शुरू होती है। लेखक ने सही कहा है, कभी कभी कोई कहानी शुरू करने के लिए कुछ लोग जिम्मेदार होते हैं, लेकिन उनको यह पता ही नहीं होता। जैसे कि कैफ़े का वह वेटर, उसका काम इन दोनों की ज़िंदगी में बस इतना ही था। 1-2 दिन की मुलाकात में चित्रा सुदीप को एक किताब भेंट देती है। उस पर वह उस दिन की तारीख लिख देती है। जब उनके बिछड़ने का वक्त आता है तो सुदीप वही किताब चित्रा के आगे बढ़ाता है। चित्रा अनायास ही उस पर लिखी तारीख के 1 साल बाद की तारीख लिख देती है और फिर यही सिलसिला अगले 9 सालों तक चलता रहता है। बनारस में वह दोनों एक दूसरे के सामने रो देते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग प्रकार से दुखी रहते हैं। रोना एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों को और करीब लेकर आती है एज़ कम्पेयर टू हंसना। वह साल में सिर्फ एक दिन मिलते हैं, देश की अलग अलग जगह पर मिलकर धमा चौकड़ी करते हैं, एक दूसरे के सुख और दुख बांटते हैं। जब चित्रा अपने करियर के लिए स्ट्रगल कर रही होती है तब सुदीप
पैसे और प्रसिद्धि के पीक पॉइंट पर होता है। बिजनेस में प्रॉब्लम तो तब आता है जब वह अपने शेयर बेच देता है ताकि कंपनी को आगे लेकर जा सके। इसी के चलते उसके साझेदार उसके काम में दखल देने लगते हैं। एक दिन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसे कंपनी के सीईओ पद से निकाल देते हैं। उसके सारे डेबिट क्रेडिट कार्ड बंद करवा देते हैं। इससे उसे बहुत दुख पहुंचता है। वह अपनी ही कंपनी पर केस करता है। इस दौरान वह अपने घर लखनऊ जाता है, जहां उसके रिटायर्ड प्रिंसिपल पापा अकेले ही बड़े से घर में रह रहे हैं। अकेले इसलिए क्योंकि उसकी माताजी पति के तानों से आहत होकर जल्द ही चल बसती है। ताने इसलिए क्योंकि उनका बेटा सुदीप 12वीं क्लास के बाद पढ़ाई लिखाई छोड़कर व्यवसाय करने का सोचता है। वह अपनी कर्मभूमि मुंबई आ जाता है। उसकी सफलता पाने के पहले ही उसकी माता चल बसती है। सुदीप अपने इन बुरे दिनों में अपने पापा के और करीब आ जाता है। वह अपने पुराने सपनों को जीने लगता है। उसे भी बच्चों के लिए कहानियाँ लिखने का शौक होता है। वह इस शौक को पूरा करता है। उसका यह शौक भी दुनिया में तहलका मचा देता है। इसके बारे में जानकारी चित्रा अपनी स्पेशल तारीख 10 अक्टूबर 2020 के प्रेस कॉन्फ्रेंस में देती है। बहरहाल सुदीप अपनी केस जीत जाता है। उसे करोड़ों रुपए मिलते हैं। वह बहुत सारे पैसे दान दे देता है। बाकी पैसों से वह अपनी कार से दुनिया एक्सप्लोर करना चाहता है। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चल देते हैं। इस बार 10 अक्टूबर 2018 के बाद यानी कि अगले साल सुदीप चित्रा को मिलने नहीं आता। क्यों? इस क्यों का जवाब ही तो आपको पढ़कर जानना है। किताब का अंत आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा, अंदर से आपको हिला भी देगा। कहानी पढ़ने के बाद बहुत देर तक आपके दिलो दिमाग पर छाई रहेगी। बहुत ही अप्रतिम किताब है, ज़रूर पढ़िएगा। मिलते हैं और एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टोरी नंबर 26। हस्तिनापुर जाकर नागराज तक्षक ने सुना कि महाराज परीक्षित की मंत्रों तथा विष उतारने वाली औषधियों द्वारा रक्षा की जा रही है। तब तक्षक ने माया का आश्रय लेकर राजा को ठगना ही उचित समझा। इसलिए उसने कुछ नागों को तपस्वियों का भेष बनाने के लिए कहा। उनके पास फल फूल और पानी देकर राजा के पास भेजा। महाराज ने उनकी दी हुई सारी वस्तुएं स्वीकार कर ली। तपस्वी बने नागों के जाने के बाद महाराज परीक्षित अपने मंत्रियों के साथ उन फलों को खाने लगे। अभी देखिए, विधाता के विधान और महर्षि के शाप के अनुसार महाराज परीक्षित ने वही फल उठाया जिस पर तक्षक नाग बैठा हुआ था। खाते समय राजा के हाथ में जो फल था उसमें से एक छोटा सा कीटक बाहर निकला। वह आकार में बहुत ही छोटा था। उसकी आंखें काली और रंग तांबे के समान था। महाराज ने उसी कीटक को हाथ में लेकर कहा, अब सूर्यास्त होने ही वाला है, इसीलिए अभी मुझे सर्प के विष से कोई भय नहीं है। उन मुनि की बात सच हो, इसलिए यह कीटक ही तक्षक नाम से मुझे काट ले तो मेरे दोषों का शमन हो जाए। फिर उसी कीट को कंधे पर रखकर जोर जोर से हंसने लगे। वे हंसी रहे थे कि तक्षक ने अपना विराट रूप धरकर अपने शरीर से उन्हें जकड़ लिया। फिर तक्षक ने बड़े जोर से गर्जना की और महाराज परीक्षित को डस लिया। वह वज्र के मारे हुए की भांति धरती पर गिर पड़े। डसने के बाद तक्षक आकाश मार्ग से उड़कर चल गया। वह महल आग की लपटों से धू धू कर जलने लगा। यह देखकर सारे मंत्रीगण भी वहां से भाग गए। यह सारी कहानी सुनकर महाराज जन्मेजय ने सर्पयज्ञ करने का निर्णय ले लिया, जिसमें सर्पों की बहुत हानि होने वाली थी। इस यज्ञ को रोककर सर्पों की जान बचाई आस्तिक मुनि ने। अब यह आस्तिक मुनि कौन थे, इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुशहाल रहिए। धन्यवाद।